This is Taimur Bilal, and today I'll be talking about the what and how of an image signal and its processing in hardware. Today we'll be understanding what is an image or a video signal and how is it exactly processed in an ISP hardware, and how can we estimate the hardware resources at the time of algorithm exploration for image signal processors. The topic of this talk can be divided into two or three main points कि सबसे पहले हम इस बात को समझें कि एक इमेज या वीडियो सिग्नल होता क्या है and then from that we talk about how it is processed in a hardware which is called the image signal processor, and then we talk about how can we estimate the hardware resources at the time of the algorithm exploration. इससे पहले जो आईएसपी की टॉक हो चुकी है 10xc में, उसमें हम आईएसपी को एज एन इमेज सिग्नल प्रोसेसर डायरेक्टली पढ़ते थे और हम उसके पाइपलाइन के एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करते थे. सो दिस इज द बेसिक आईएसपी टॉक, बट इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हार्डवेयर एज एन इमेज सिग्नल. के पहले हम इमेज सिग्नल प्रोसेसर में व्हाई इट इज कॉल्ड एन इमेज सिग्नल प्रोसेसर, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड अ पिक्चर प्रोसेसर, why it is not called some other name, उसका नाम ही ये क्यों है. So we go from there on और हम वहां से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. इमेज सिग्नल प्रोसेसर की अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग सारी की सारी वो उस लफ्ज को पढ़ने से यही आती है कि इट इज अ हार्डवेयर प्रोसेसर दैट प्रोसेसेस इमेज सिग्नल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इमेज सिग्नल प्रोसेसर. जीपीयू को हम पढ़ते हैं, सो इट मींस ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट. एपीयू एप्लीकेशन प्रोसेसर यूनिट. आरपीयू मींस रियल टाइम प्रोसेसर यूनिट. MCU माइक्रोकंट्रोलर. सो इमेज सिग्नल प्रोसेसर और ISP एक हार्डवेयर प्रोसेसर है जो कि एक इमेज सिग्नल को प्रोसेस करता है. और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रॉ पिक्सल डाटा को परसेप्चुअल इमेज में कन्वर्ट करे, जिस ना कि जेपेज इमेज डॉट पीएनजी इमेज हम देखते हैं, उस सीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है जैसे हमारी आंखें देखती हैं. दैट्स द परसेप्शन. तो उस सीन की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना सेंसर के डाटा को, उसको हम कहते हैं कि वो दैट इज द इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, और दैट इज व्हाट द आईएसपी does. What exactly is the image signal? We so far we haven't talked about ISP in that perspective. Image signal क्या है? So an image signal can be defined as a signal that comes out of an image acquisition device. अगर हम बिल्कुल इसकी द वर्ड की सेंस में जाएं तो इमेज सिग्नल कोई भी ऐसा सिग्नल है जो कि किसी इमेज सेंसर डिवाइस के अंदर से वो सिग्नल आ रहा है. हमारे पास इमेज सेंसर डिवाइस, इमेज एक्विजिशन डिवाइसेस जो है वो सीसीडी सीमॉस सेंसर जो कि सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है. और उसके अलावा इस सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस से पहले टेक्नोलॉजी वीडियो ट्यूब या सीसीटीवी की हुआ करती थी जिसमें फोटो रेजिस्टिव प्लेट्स होती थी. तो उसको वीडिकॉन उसमें से एक टेक्नोलॉजी है, प्लम्बिकॉन है, ऑर्थोकॉन उससे ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है. तो वो वहां पे भी उसको भी इमेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो वहां से भी जो निकलने वाला सिग्नल है उसको भी इमेज सिग्नल कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक इमेज को कैप्चर करके आप लोग आगे प्रोसेसिंग के लिए देता है. सो इमेज और वीडियो सिग्नल कैन बी called a raster scan of a pixel grid or a photosensitive area. So raster scans means कि अगर हमारे पास कोई भी एक एरिया है जिसको हमने स्कैन करना है, तो हम उसके टॉप लेफ्ट से पहले एक रो स्कैन करेंगे. उसके बाद हम दोबारा रो स्कैन करने के बाद हम टॉप राइट पे जाएंगे. उसके बाद हम दोबारा एक रो नीचे आएंगे और लेफ्ट से लेकर राइट तक स्कैन करेंगे. सो दिस वे ऑफ स्कैनिंग एनी एरिया इज कॉल्ड रास्टर स्कैनिंग. तो अभी हम इस टॉक के अंदर जो है जिस इमेज और वीडियो सिग्नल की बात करेंगे, जो भी रास्टर स्कैन की बात करेंगे, वो हमारा डिजिटल इमेज और वीडियो सिग्नल होगा, विच इज actually based on the analog video or image signal. But to keep the scope very concentrated and keep the talk productive, हम analog video image signal को भी उसकी जो है वो चीजें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. ओरिजिनली वीडियो या इमेज सिग्नल ओरिजिनल हुआ करता था, जिसको मैं एनालॉग कह रहा हूँ, इसका हम थोड़ा सा सरफेस एरिया जरूर कवर करेंगे टू डिस्क्राइब द करंट इमेज सिग्नल. वो एक वीडिकॉन ट्यूब से आया करता था. उस एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारे पास रास्टर स्कैनिंग होती थी, और रास्टर स्कैनिंग अचीव किस तरीके से होती थी? वाया मैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस, यानी हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन की जाती थी, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होने के बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन से वो, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन टू स्कैन रो, और कॉलम वाले एक्सिस के अंदर स्कैन करने के लिए हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ करती थी.
ठीक है, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट को स्कैन करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता था। आज का जो हमारे पास डिजिटल इमेज सिग्नल है वो उसी टेक्निक पे, उसी एनालॉग वीडियो सिग्नल के ऊपर बेस्ड है। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है उसमें सारे के सारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वायर में इंकोडेड होती थी, जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है। एज वी मूव अलोंग द टॉप वी विल फाइंड आउट कि क्या एसेंशियल सिग्नल। वीडिकॉन या का जो इमेज सिग्नल है वो इसी प्रिंसिपल पे था कि हमने हमारे पास जो फोटो कंडक्टिव टारगेट है, लेट मी टर्न ऑन दी लेजर पॉइंटर, ये हमारे पास एक टारगेट सेक्शन फेस है, और उसके बाद टारगेट सेक्शन फेस के राइट नेक्स्ट टू हमारे पास ये सिग्नल इलेक्ट्रोड जहाँ पे लगा हुआ फोटो कंडक्टिव लेयर लगी हुई है, यहाँ पे बेसिकली इमेज फॉर्म होती है। या आप एरो देख रहे हैं जो कि लेंस सिस्टम के बाद यहाँ टारगेट प्लेट के ऊपर एक इमेज भी बना करती थी, बिकॉज दिस इज द फोटो कंडक्टिव लेयर। जहां जहां जिन जिन एरियाज पे वो इमेज फॉर्म होगी वहां उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस चेंज हुई है, ये आपको इस रेजिस्टेंस चेंज को आप कन्वर्ट करेंगे सिग्नल के अंदर। सो व्हेन यू परफॉर्म द रास्टर स्कैनिंग ऑफ दिस एरिया वाया एन इलेक्ट्रॉन बीम, तो जब वो इलेक्ट्रॉन बीम सारी प्लेट को स्कैन करती जाएगी तो हर एरिया, हर एक पिक्सल पिक्सल का जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस एरिया पे इमेज फॉर्म हुई होगी वहां पे भी हमारे पास पिक्सल, वहां पे आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वेरिएशन आएगी, वेरिएशन ऑफ करंट या वेरिएशन ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। सो दिस इज वेरी 2D सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम। अगर हम उसको थोड़ी सी कलर्ड वे के अंदर देखें तो वो ये इस तरीके से है कि हमारे पास अगर ट्री की इमेज उसके ऊपर फॉर्म होती है तो जिन जिन एरियाज के ऊपर हमारे पास फोटॉन्स लैंड करेंगे वहां रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन बीम प्लेट को स्कैन करते हुए उस पॉइंट पे पहुंचेगी जहां पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस, आउटपुट सिग्नल जो है वो डिफरेंट क्रिएट होगा, और इस डिफरेंस को कैच करके हम इमेज सिग्नल या वीडियो सिग्नल क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब हम इस प्लेट को स्कैन करते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टली पहले स्कैन करते हैं रो बाय रो, और फिर उसके बाद एक एक रो करके नीचे जाते हैं तो इसको वर्टिकल एक्सेस में भी स्कैन करते हैं। तो यानी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन और वर्टिकल इंफॉर्मेशन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके अलावा एक पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जहां जहां पे रेजिस्टेंस अप या डाउन हुई वहां पे वोल्टेज अप या डाउन होगी तो वो उसको हम एनालॉग सिग्नल में कैच कर लेते हैं। ये जो वन वायर इमेज सिग्नल एनालॉग होता था, इट वाज ब्रॉडकास्टेड एज अ टीवी सिग्नल, व्हिच दैट टीवी सिग्नल वाज आल्सो कॉल्ड एन इमेज सिग्नल और अ वीडियो सिग्नल. So the word CCTV, actually closed circuit television, comes out from the analog video cameras or Vidicon camera. कि वीडिकॉन कैमरा का जो सिग्नल है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे पुराने टीवीज के, जब डिश एंटीना वाले टीवीज थे उसके ऊपर हमारे पास एक वो एंटीना पोर्ट हुआ करती थी कोएक्सियल केबल की, यानी उसमें एक ग्राउंड और एक ही एनालॉग वीडियो का वायर होती है। तो वहां पे ये सिग्नल प्रोवाइड कर देना, यहाँ पे हम देख लेंगे एक कॉन्टिन्यूस वायर है जो कि हमारे पास इमेज सिग्नल आ रहा है, और एक डॉटेड वायर है। कैन एनीवन टेल मी कि ये डॉटेड वायर और ये का क्या मकसद है? नॉट फॉर साउंड, बट ये जो डॉटेड वायर की आप पोजीशन चेक करेंगे ना, द डॉटेड वायर इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस वीडियो ट्यूब एट द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। जहां से मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का सर्किट है, जहां पे आपने हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करनी है और वर्टिकल स्कैनिंग करनी है, वहां पे वो आपको सिग्नल समहाउ उसको इनकोड करना है अपने इमेज सिग्नल के साथ, और फिर वो आगे ट्रांसमिट होता है। एंड अगेन यस, कि आपकी स्कैनिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है। अगर आपकी स्कैनिंग की इन्फो की स्पीड या फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, ठीक है, जिसको आप डिजिटल में एच सिंक और वी सिंक कहते हैं। So that information also needed to be encoded inside one wire and then transmitted to your TV. तो टीवी के अंदर जो डिकोडर सर्किट होता था वो एच सिंक और वी सिंक, यानी आपने आपके सीआरटी टीवीज जो या सीआरओज भी हैं वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं कि आपकी जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको डिफ्लेक्ट करवा के वो सिग्नल क्रिएट करते हैं। तो टीवी भी वो इमेज आपकी इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करवा के लैंड करवाती है। तो जो डिफ्लेक्शन की इंफॉर्मेशन है कि वो कितनी डिफ्लेक्ट करवानी है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वो इंफॉर्मेशन एच सिंक और वी सिंक बनते हैं। एक ही सिग्नल के अंदर डाटा भी है और यस वी सिंक भी है। वी सिंक भी वो आपको एक ही वायर में एनकोड करना पड़ता है। तो इन एनालॉग यू हैव टू एनकोड इट, यू हैव टू मॉड्यूलेट इट। So we'll not go into the details of the modulation. This is just to show के जो वीडियो सिग्नल है या इमेज सिग्नल है वो
इट इज बेस्ड ऑन द टीवी सिग्नल, दैट एनालॉग सिग्नल। और सीसीटीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज से बना है कि एक वीडिकॉन ट्यूब और एक सीआरटी स्क्रीन। वीडिकॉन ट्यूब इमेज का वीडियो सिग्नल जनरेट करता है और सीआरटी टीवी उसी इमेज सिग्नल को दोबारा इमेज के अंदर ड्रॉ करके आपको डिस्प्ले पे वो इमेज सारी की सारी शो करवा देता है। सो दिस इज ऑल। इधर हम थोड़ा सा ये भी कवर कर रहे हैं कि हमारा इमेज वीडियो सिग्नल जो है वो सीसीटीवी का टर्म कहाँ से निकला है। क्लोज सर्किट है कि ओपन सर्किट नहीं है। एक जनरेट कर रहा है इमेज सिग्नल और दूसरा उसको कंज्यूम करके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा है। तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस, ये एक 1950s का रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका की तरफ से एक वीडिकॉन टीवी कैमरा है। इसमें यहाँ पे वीडिकॉन ट्यूब भी नजर आ रही है और उसके सिग्नल्स आगे सीआरटी के ऊपर हमें नजर भी आते हैं। And this is a relatively newer CCTV camera, 1970s. It is also based on that Vidicon tube. वो Vidicon tube जो image signal generate करती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ports हमारे पास वही coaxial cable वाली ports हैं। So image signal is actually based on this coaxial analog image or video signal. Now that we have covered the image signals, necessary properties in based of analog, अब हम digital में बात करते हैं। हमारे पास एक डिजिटल इमेज सिग्नल की एग्जांपल है कि हमारे पास चार कितने मिनिमम सिग्नल्स चाहिए। हमारे पास चार मिनिमम सिग्नल्स चाहिए जो कि एक पूरे के पूरे इमेज को रिप्रेजेंट कर सके, उसका डाटा आगे ट्रांसमिट कर सके। सो फर्स्ट सिग्नल जो हमें चाहिए वो रो स्टार्ट कब हुई है और रो एंड कब हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। ठीक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सिंक, हॉरिजॉन्टल रेफ, कोई भी उसका नाम दे दें, वो उसका एक रिलेटिव नेम है। वो सिग्नल हमें बताया करेगा कि कब रो स्टार्ट हो रही है और कब रो एंड हो रही है। ठीक है, सेकंड सिग्नल चाहिए, वो हमें तब चाहिए कि फ्रेम का आखिरी पिक्सल कब ट्रांसमिट हो गया है एंड नाउ फ्रेम का अगले फ्रेम का फर्स्ट पिक्सल स्टार्ट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल सिंक। थर्ड जो हमें सिग्नल चाहिए एक इमेज सिग्नल के अंदर, वो सिग्नल है पिक्सल के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो डिजिटल टर्म्स में हमारे पास 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है पिक्सल डाटा, 10 बिट के अंदर, 12 बिट के अंदर एंड सो ऑन। तो वो हमें एक पूरा का पूरा सिग्नल चाहिए जो कि पिक्सल के डाटा को रिप्रेजेंट करता हो। और हमें एक चाहिए पिक्सल क्लॉक। नोटिस दैट मैंने यहाँ पे पिक्सल डाटा और वीडियो डाटा जानबूझ के डाला बिकॉज दे आर वन एंड द सेम थिंग। अगर कहीं पे एक वीडियो, क्योंकि ये इसको भी वीडियो सिग्नल ही कहा जाता है इन डिजिटल टर्म्स, तो इसको पिक्सल डाटा कहना या वीडियो डाटा कहना, वो दोनों मतलब इट इज वन एंड द सेम थिंग। और क्लॉक का सिग्नल इसलिए चाहिए होता है कि एक क्लॉक के ऊपर आपको पिक्सल डाटा एक मिलेगा, उससे नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर उससे नेक्स्ट पिक्सल का डाटा मिलेगा एंड सो ऑन। तो पिक्सल क्लॉक शोज दैट आपके पिक्सल लाइंस के ऊपर चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे मैंने बॉटम लेफ्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक रो की ट्रांसमिशन दिखाई है और बॉटम राइट के ऊपर मैंने मल्टीपल लाइंस अप टू लाइन 480 उसकी ट्रांसमिशन दिखाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास रो नंबर 2 ट्रांसमिट हो रही है और रो नंबर 2 ट्रांसमिट होने के लिए फर्स्ट पिक्सल ट्रांसमिट होता है, सेकंड पिक्सल ट्रांसमिट होता है। यहाँ हमारे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी हर न्यू क्लॉक साइकिल के ऊपर नया पिक्सल ट्रांसमिट हो रहा है। और हमारे पास ये जो एच ब्लैंक और एच सिंक है ये मिल के पूरा का पूरा एच सिंक का सिग्नल बना रहे हैं। सो दिस बिग एच सिंक सिग्नल इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको मजीद सिग्नल्स में तोड़ा जा सकता है सो दैट वी कैन हैव दीज हॉरिजॉन्टल बैक पोर्च, हॉरिजॉन्टल फ्रंट पोर्च। द आइडिया ऑफ फ्रंट पोर्च एंड बैक पोर्च कम्स आउट फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल। तो अगर आपने 100% कंप्लायंस करनी है उस एनालॉग सिग्नल के साथ कि वो हिस्टोरिकल सिग्नल की इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है और मेरी 100% कंपैटिबिलिटी है उस पुराने सिस्टम के साथ, तो फिर आप वो हॉरिजॉन्टल बैक पोर्च और वर्टिकल बैक पोर्च और उनकी ट्रैकिंग भी करेंगे। बट इन डिजिटल टर्म्स यू जस्ट नीड टू नो कि कब आपकी रो स्टार्ट हुई और कब आपकी रो एंड हुई है। सो आपके पास ये जो एक्टिव टाइम है ना, हॉरिजॉन्टल एक्टिव टाइम, आपको सिर्फ ये जो एक्टिव टाइम है उसमें आप एक रो ऑफ पिक्सल्स ट्रांसमिट करते हैं। मूविंग ऑन टू द बॉटम राइट, यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस ट्रांसमिट कर रहे हैं या मल्टीपल रोज ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो एक लाइन ट्रांसमिट जब होगी तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास एक एच सिंक की पल्स आएगी। उसके बाद जब एक रो ट्रांसमिट नहीं हो रही होगी तो हमारे पास एच सिंक डाई डाउन कर जाएगा और नेक्स्ट रो जब ट्रांसमिट होनी होगी तो दोबारा हमारे पास सिग्नल हाई हो जाएगा। इसी तरह यू मूव ऑन एंड ऑन अंटिल यू हैव द लास्ट लाइन दैट हैज टू बी सेंट। और लास्ट लाइन के सेंड करने के बाद आपकी एक्टिव वीडियो खत्म होती जाएगी। हाँ, एच सिंक के सिग्नल्स आते रहेंगे। दीज आर जस्ट टू शो कि जब आप कोई एक्टिव वीडियो ट्रांसमिट नहीं कर रहे, आपके पिक्सल्स खत्म हो रहे हैं, तो एक्चुअल में कितनी डमी लाइंस आपने ट्रांसमिट कर दी हैं।
सो ये यहाँ पे थोड़ा सा डमी लाइंस को ट्रांसमिट करने का जो मैकेनिज्म है वो दोबारा उसको डिस्कस किया गया कि हमारे पास जो एक्चुअल में एक्टिव वीडियो है वो इतनी मौजूद है, पिक्सल नंबर 11 से लेके पिक्सल नंबर 640 480 तक, बिकॉज वी हैव अ 640। लेकिन हम जब उसको इमेज सिग्नल में ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास नॉन एक्टिव वीडियो का भी पीरियड होता है। वो नॉन एक्टिव वीडियो का पीरियड जो है वो मल्टीपल टाइम पोजीशन से, यानी हॉरिजॉन्टल का टाइम और वर्टिकल का टाइम, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड। यहाँ पे जो ये वाला जो ब्लैंकिंग पीरियड है ये आपका हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड, जो हर रो के बाद ब्लैंकिंग पीरियड आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड है, ठीक है। और आपके पास हर जो पूरे फ्रेम के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी रो ब्लैंक हो रही है, दिस इज योर वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड। सो जब ये फॉर कंपैटिबिलिटी भी है। और अब तो मॉडर्न जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसके ऊपर आपने एलसीडी स्क्रीन के ऊपर जब लास्ट फ्रेम ट्रांसमिट किया है यहाँ पे, तो उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रेम का पहला पिक्सल फौरी दोबारा डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन एनालॉग वीडियो में मैग्नेटिक पॉइंटर को दोबारा यहाँ से यहाँ लाना पड़ता था, हर रो के बाद दोबारा लाना पड़ता था। तो यू हैड टू हैव दैट डिले इन योर इमेज सिग्नल एक्चुअली, ठीक है। अब भी हमें डिजिटल में भी ये फायदा होता है कि हमने उस फ्रेम को डिस्प्ले करते हुए जब दोबारा पिक्सल अगले फ्रेम का देना, तो उसके दरमियान हमें कुछ टाइम चाहिए होता है जिसमें हम कोई और एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसमें प्रोसेसर कोई कमांड्स रिसीव कर लेता है कि नेक्स्ट फ्रेम को मैं किसी डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करूं, कोई सेटिंग रिसीव कर लेता है। तो उसके लिए वो जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल में टाइम था ब्लैंकिंग और वर्टिकल ब्लैंकिंग का, वो उसी में इस्तेमाल होता है। सो फॉर कंपैटिबिलिटी एंड फॉर यूटिलिटी पर्पसेस वो अभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड का टाइम हमारे पास मौजूद है। सो हमारे पास CRT या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जब हमारे पास इमेज ड्रॉ हो रही होती थी, तो जब आपका पॉइंटर यहाँ पे मौजूद होता था, तो एक्चुअली जब आपने मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन चेंज की है कि गो टू दी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको टाइम चाहिए होता था वहाँ पे वापस जाने के लिए, बिकॉज आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, उसको फ्यू मिली सेकेंड्स का टाइम लगेगा उस पॉइंटर को वापस आते हुए। तो अगर आप वो डायरेक्टली कर देंगे इमेज ड्रॉ करते हुए, तो यूजर को फौरन नजर आना शुरू हो जाएगा। यू नीड सम टाइम टू हैव दैट कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने चेंज किया है वो डिफ्लेक्शन कुछ टाइम के बाद आ। सो करंटली आवर इमेज सिग्नल प्रोसेसर इज डिफाइंड एज दिस ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर कुछ ISP के पैरामीटर्स जाते हैं, यानी हम इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनको ट्यून करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम इमेज सिग्नल की बात करें, सो दिस इज आवर इमेज सिग्नल दैट इज डिफाइंड। हमारे पास इनपुट रॉ पिक्सल्स हैं, हमारे पास इनपुट पे H सिंक है जो हमें रोज की इंफॉर्मेशन बताता है, हमारे पास इनपुट पे V सिंक है जो कि हमें फ्रेम एंड होने की पोजीशन की इंफॉर्मेशन बताता है। उसके बाद हमारे पास वीडियो क्लॉक है कि हर ये जो 10 बिट का पिक्सल है ये 1 पिक्सल होगा। सो हर क्लॉक साइकिल पे 1 पिक्सल, और इस तरह अगली क्लॉक साइकिल पे नेक्स्ट पिक्सल एंड सो ऑन अंटिल 1 लाइन और 1 रो इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। और उसके अलावा आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर है उसने रॉ की बजाय RGB या YUV डोमेन के पिक्सल्स देना, यानी प्रोसेस्ड इमेज के पिक्सल्स देने होते हैं, और वो पिक्सल्स भी वो 1 पिक्सल बाय पिक्सल ट्रांसमिट करता है। सो दिस इज अ 3 चैनल इमेज, सो इट इज 8 बिट्स मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह आउटपुट फ्रेम की इंफॉर्मेशन भी वो ISP प्रोवाइड करता है कि कब मेरे आउटपुट फ्रेम का पहला पिक्सल मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, कब दूसरा कर रहा हूँ, कब फर्स्ट लाइन कर रहा हूँ, कब सेकेंड लाइन कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो उसकी और वीडियो क्लॉक इज टू रिमेन टू बी कांस्टेंट, कि वीडियो क्लॉक वो वही क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपको वीडियो क्लॉक एक खास मेगाहर्ट्ज की आ रही है, यानी खास फ्रेम्स पर सेकंड से आपको डाटा मिल रहा है, तो आप आउटपुट पे भी ISP की रिक्वायरमेंट है कि उसी फ्रेम्स पर सेकंड पे मिले। सो यू कैन नॉट टैम्पर विद द क्लॉक। ISP की एक हार्ड रिक्वायरमेंट है कि वो सिग्नल को जब भी प्रोसेस करेगा तो वो उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकता। सो अर्ली CCD या CMOS सेंसर एरा के अंदर हमारे पास ये जब इमेज सिग्नल होता था तो हमारे पास 2D पिक्सल ग्रिड लेस देन 1 मेगापिक्सल होती थी। हमारा जो VGA स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहते हैं कि VGA पोर्ट है लगा दें, वो द स्टैंडर्ड वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन एनालॉग वीडियो NSTC, ठीक है। तो उन्होंने जब वहाँ से एनालॉग वीडियो का स्टैंड लिया तो वो 640 बाय 480 का स्टैंडर्ड था, और वो 0.3 मेगापिक्सल्स बनता है। अगर आप उसको 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर उस फ्रेम को ट्रांसमिट करें तो योर क्लॉक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड विदाउट द ब्लैंकिंग पीरियड, सिर्फ इन पिक्सल्स को ट्रांसमिट करना है। वो जो ब्लैंकिंग पीरियड में रोज हैं
जो आपको चाहिए होती है एनालॉग वीडियो के साथ कन्फॉर्म करने के लिए, उनके बगैर करना चाहिए तो 9.2 मेगाहर्ट्ज बनता है। इसी तरह अगर आपने 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे करना हो तो 18.4, डबल ऑफ दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपने वही वीडियो क्लॉक 60 फ्रेम्स पर सेकंड में ब्लैंकिंग के पिक्सल्स को भी इंक्लूड करके करनी है तो वो आपकी क्लॉक की रिक्वायरमेंट 25 मेगाहर्ट्ज तक चली जाती है। यानी इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ द सिग्नल दैट इज नॉन वीडियो सिग्नल। सम ऑफ योर सिग्नल इज द एक्टिव वीडियो and the other rest of the part of between each frame is the blanking interval, और उसकी वजह से उस blanking interval के पिक्सल्स को भी क्योंकि आपने भेजना होता है तो आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो हमारा जो इमेज सेंसर इंटरफेस हुआ करता था at the start of CCD and CMOS devices, it used to be based on the directly ISP के चिप के बाहर H-Sync, V-Sync जो हमारी एक्चुअल सिलिकॉन चिप होती थी, H-Sync, V-Sync और पिक्सल डाटा और क्लॉक, और डायरेक्टली इमेज सेंसर के साथ वो आपकी आईएसपी की चिप के साथ कम्युनिकेशन किया है। इसमें एक एग्जांपल है ओमनीविजन का सेंसर है OV7670 जो कि तकरीबन 600 रुपीज़ का मिल जाता है और आर्डुइनो के साथ भी कम्युनिकेट कर लेता है। सो इट इज़ अ प्रिटी ओल्ड सेंसर, और उसका जो टोटल सेंसर साइज है वो 640 बाई 480, थोड़ी उसकी छोटा सेंसर साइज है, लेस देन 1 मेगापिक्सल। जब आपके पास लेस देन 1 मेगापिक्सल होता है तो आप डाटा इस तरीके से डायरेक्टली अपनी चिप के बाहर ले जाके उसको डायरेक्टली आउटसाइड फिजिकल वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन और इस सारे इंटरफेस को पैरेलल इंटरफेस कहा जाता है। बट आज हमारे पास जो पिक्सल ग्रिड के साइजेस हैं वो 2 मेगापिक्सल्स एंड बियॉन्ड चलेंगे, अप टू 200 मेगापिक्सल्स भी हमारे पास कैमराज में आते हैं। फ्रेम रेट्स भी हमारे पास ग्रेटर देन 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अगर हम 4K या 8 मेगापिक्सल्स के फ्रेम को 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ट्रांसमिट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट आती है वो 2.248 मेगाहर्ट्ज आती है, और अगर 10 बिट का हमारे पास ईच पिक्सल हो तो 2.4 गीगाबिट पर सेकंड निकालने हैं। इसी इंटरफेस में अगर आप डाटा को 2.4 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड से या 248 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो वो सिग्नल की इंटेग्रिटी लूज हो जाती है। सो यहाँ पे आके क्योंकि हमारे पास इमेज सेंसर्स ज़्यादा ग्रो कर गए हैं तो हमारे पास वीडियो का जो सिग्नल है वो उस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर सका, सिग्नल की इंटेग्रिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से हमारे पास आप जो इमेज सेंसर के बाहर जो डाटा आ रहा होता है वो वीडियो सिग्नल से नहीं आता, वो एक नए स्टैंडर्ड से आता है जो कि सीरियलाइज्ड डीसीरियलाइज्ड कम्युनिकेशन है, जिसपे सिग्नल की इंटेग्रिटी यानी पिक्सल डाटा की जो वैल्यूज़ है ना वो मेंटेन रहे। और वो डाटा मेंटेन रखने के लिए हमारे पास फिर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं सीरियल डाटा ट्रांसफ़र के, जो कि डिफरेंशियल डाटा यानी हमारे पास MIPI है, उसमें SLVS है और लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल है। तो फिर आज के दौर में हम उसको MIPI सिग्नल प्रोसेसर क्यों नहीं कहते, मतलब इमेज सेंसर जो इमेज एक्विजिशन डिवाइस है वहाँ से तो हमारे पास कोई और प्रोटोकॉल में डाटा आ रहा है, वीडियो सिग्नल तो आ नहीं रहा, एक डिफरेंट डाटा है। जो हमने वीडियो सिग्नल डिस्कस किए H-Sync V-Sync वाला वो डाटा अब हमारे पास नहीं आ रहा। हमारे पास इस तरह डाटा का डिफरेंशियल सिग्नल आता है, क्लॉक के डिफरेंशियल सिग्नल होते हैं और मल्टीपल लेन्स होती हैं जिसमें पैकेट्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा आता है। तो हम ISP का नाम चेंज होकर MIPI सिग्नल प्रोसेसर नहीं बना, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि सेंसर चिप के अंदर भी और ISP चिप के अंदर भी आज भी डिजिटल मतलब आज के डिजिटल सिग्नल के लिए भी और 2023, 24 एंड ऑनवर्ड्स भी वीडियो सिग्नल एग्जिस्ट्स एट सम स्टेज। जब हमारे पास यहाँ लाइट फॉर्म होती है पिक्सल्स के ऊपर और पिक्सल्स के ऊपर मिली वोल्ट्स में वो चीज़ कन्वर्ट होती है, उसको हम ADC से स्कैन करते हैं डिजिटल वैल्यूज़ में, और उसके बाद वो एक एक लाइन बफर में जाती है और वो हर लाइन का फिर एक वीडियो सिग्नल क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे पास एक लाइन स्कैन होती है, जैसे ही एक लाइन स्कैन होती है वो पहले वीडियो सिग्नल में ही कन्वर्ट होती है। H-Sync, V-Sync, पिक्सल डाटा एंड पिक्सल क्लॉक, वो चार सिग्नल बाद में MIPI के सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हैं। एंड ISP चिप की साइड पे भी जो ISP की पाइपलाइन जिसको हम कहते हैं कि क्रॉप, BLC, DPC, OECF वहाँ से स्टार्ट होती है, उससे पहले एक MIPI का इंटरफेस मौजूद होता है जो MIPI प्रोटोकॉल के जो सिग्नल है इस वाले सिग्नल को उन्हीं को रिसीव करने के बाद उसको दोबारा वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपकी ISP की प्रोसेसिंग और आपकी सेंसर की साइड पे जो आपने स्कैन किया पिक्सल्स को और आगे ट्रांसमिट करना है वो बेसिक हार्डवेयर आज भी वीडियो सिग्नल में है। वहाँ पे वीडियो सिग्नल इसलिए नहीं होती बिकॉज यू आर एक्चुअली इनसाइड सिलिकॉन।
जब आप सिलिकॉन के अंदर रहते रहते वो वीडियो सिग्नल को इतनी तेजी से चेंज करते हैं, 248 मेगाहर्ट्ज भी क्रिएट करना चाहते हैं, 500 मेगाहर्ट्ज भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो एज लॉन्ग एज दैट फ्रीक्वेंसी दो सिग्नल्स, दो पैरेलल लाइंस ऑफ डाटा रिमेन इनसाइड द सिलिकॉन चिप, उनकी इंटेग्रिटी इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड में लेके जाते हैं, उसको चिप से बाहर लेके आते हैं, वहां पे उनकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे। So for now we have established कि हमारा ISP image sensor pixel data as a raster scan of pixel grid रिसीव करता है। अगर हमारे पास 2 मेगापिक्सल यानी 1920,080 का फ्रेम हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, तो हमारी ISP को 62 मेगाहर्ट्ज की पिक्सल प्रोसेसिंग क्लॉक चाहिए। और ISP को हर क्लॉक पे एक पिक्सल रिसीव होता है, तो उसने हर क्लॉक के ऊपर एक पिक्सल रिसीव करना है और उसी क्लॉक के ऊपर एक पिक्सल को बाहर ट्रांसमिट करके भी निकालना है। और उसकी वजह से उसके पास मिनिमम जो है वो 62 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। अब इस तरह की जो हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड है कि हमारे पास 62 मेगापिक्सल्स पर सेकंड हमारे पास प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो हम उसको SRAM जो है उसी में स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास सिलिकॉन के अंदर ISP की जो प्रोसेसिंग लॉजिक है, जहाँ पिक्सल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है और उसका कोई आउटपुट पिक्सल होना है, वहाँ पे हम उसको SRAM मेमोरी के साथ ही उसको स्टोर कर सकते हैं। वी कैन नॉट हैव DRAM मेमोरी। ISP के बारे में एक बड़ी अंडरस्टूड सी एक चीज़ है कि हम पूरा का पूरा फ्रेम पहले रिसीव कर लें सेंसर से, उसके बाद फिर हम ISP में उसको प्रोसेस करें। लेकिन पूरा फ्रेम हम SRAM के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ दैट SRAM वुड बी सो हाई कि वो आपकी ISP की 10,000 चिप से ज़्यादा आपकी SRAM की कॉस्ट हो जाएगी जब आप उसको ISP दो। तो और DRAM में अगर आप लेके जाएंगे तो DRAM का एक्सेस टाइम इतना स्लो है कि अगर DRAM में आप पूरा फ्रेम लेके जाते हैं इन सिलिकॉन और उसके बाद DRAM से एक एक पिक्सल उठा के दोबारा फ्रेम का प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आप 2 मेगापिक्सल 30 FPS, आगे जाएंगे तो 60 FPS, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी फ्रीक्वेंसी की, वो आप DRAM उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको पिक्सल डाटा रीड या राइट नहीं करने देगी। थ्रू प्रोसेसर नहीं आता, थ्रू प्रोसेसर, हाँ सर। और ISP जो है वो एक या मल्टीपल लाइंस जो है वो उसको स्टोर कर सकती है। इट विल कॉस्ट SRAM बट द कॉस्ट इज वेरी लेस देन आप पूरा फ्रेम रखें। अगर आपने पूरा फ्रेम रखना है तो आपको मैनी मेगाबाइट्स ऑफ SRAM चाहिए होती है। अगर आप CPUs की L1 L2 कैश चेक करें तो वो फ्यू मेगाबाइट्स ही होती हैं। तो अगर आप उसमें भी पूरा एक फ्रेम रख देंगे तो फिर मतलब आप यू आर गॉन चोक। और मतलब CPU आजकल जो प्रोसेसर्स की कॉस्ट इस SRAM के साथ आ रही है वो $200-300 है, जबकि ISP चिप को जो है वो $5 के अंदर अंदर अगर होगी तो फिर कोई उसको अपने कैमरे में लगाएगा और वो उस चीज़ को करेगा। सो वो इकोनॉमिक्स जो है वो दे डोंट मेक सेंस। और ISP को इसी वजह से, क्योंकि वो एक एक पिक्सल रिसीव करता है, SRAM में एक लाइन स्टोर कर सकता है, मल्टीपल लाइन स्टोर कर सकता है, पूरा फ्रेम नहीं स्टोर कर सकता। तो इस वजह से ISP का जो हार्डवेयर है वो मैंडेट हो जाता है कि उसको पाइपलाइन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पे ही चलना है। उसको इमेजेस एज 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, n नंबर ऑफ लाइंस, n शुड नॉट बी वेरी लार्ज बट लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस अपने पास रिसीव करनी है एक फ्रेम की, और उन लाइंस को रिसीव करते साथ साथ ही प्रोसेस भी करते रहना है। और उसको आउटपुट भी यहाँ पे लाइंस में मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि आउटपुट को भी लाइंस में जनरेट करने के, जैसे एक लाइन, 2 लाइन रिसीव होती हैं, थर्ड लाइन रिसीव होती है, यू हैव टू जनरेट मोर लाइंस, मोर पिक्सल्स। यू कांट जस्ट बफर ऑल दी डाटा और बड़ा सा एक फ्रेम बफर करें और आप मेरे पास फ्रेम आ गया और मैं फिर प्रोसेस करूंगा, क्योंकि बाय द टाइम वो पूरा फ्रेम रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से और डाटा आ रहा होगा, तो वो फिर वो कहाँ पे बफर होगा अगर आपने एक फ्रेम ही 2.1 MB में स्टोर कर लिया। सो देयरफॉर ISP का आर्किटेक्चर जो है वो पाइपलाइन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर ही हो सकता है कि पिक्सल को जैसे जैसे रिसीव होता रहे, जैसे एक लाइन रिसीव हो आप एक लाइन आउटपुट करें उसकी। सो आइडियल केस ये होता है कि हमें लाइन भी ना स्टोर करनी पड़े, हम एक पिक्सल रिसीव करते हैं तो एक पिक्सल आउटपुट कर दें। ऐसे एल्गोरिदम्स में जिसमें हमें फ्रेम का स्पेशल डाटा चाहिए, ऐसा डाटा कि एक पिक्सल का जो आउटपुट है वो रिजल्ट करता है उससे अबव, उससे बिलो, उससे डायगनली लेफ्ट, डायगनली राइट, डायगनल बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, इस डाटा पे अगर डिपेंड करता हो तो फिर वो लाइंस में बात आ जाती है। अगर उस पिक्सल
का के ऊपर जो भी आउटपुट पिक्सल है वो डिपेंड करता है एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, तो फिर तो हमें लाइंस की ज़रूरत भी नहीं है, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द रिसीव्ड पिक्सल एंड गेट द आउटपुट पिक्सल, और आपके आईएसपी का आउटपुट पिक्सल विदाउट एनी डिले सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन आईएसपी के बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स स्पेशली काम करते हैं, स्पेशल फिल्टर्स होते हैं। सो विल टॉक अबाउट द स्पेशल फिल्टर्स इन द नेक्स्ट हाफ। अभी तक हमारे इमेज सिग्नल या वीडियो सिग्नल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे कोई भी क्वेश्चन हो, सो दिस इज वन हाफ। So जो हम लोग क्लॉक डिजाइन करते हैं, so that clock is going to be as fast as your frame is going to be processed by the ISP algorithm, right? यस And so if we have more efficient ISP algorithms, we can increase the clock and get faster processing. यस Simplest way to increase the frame per second is क्या clock बढ़ाना है। वो थ्रूपुट पीछे सेम ही तो है ना, नहीं, पर सेकंड अगर में बढ़ेगा ये। ISP algorithm ने उस image को process नहीं किया उस time frame के अंदर, so like we have an ISP algorithm, one module, and the amount of time that module requires to process one frame is going to determine your clock speed. सही चलिए। सो अगर हमारे एल्गोरिदम के अंदर ऐसे ऑपरेशंस मौजूद हैं जो कि हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी फर्ज करें 100 मेगाहर्ट्ज़ थी, हमारे एल्गोरिदम के अंदर जो तमाम ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं वो 100 मेगा, वो जब उनके उसको टाइम हम मेजर करते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस जब हार्डवेयर में होते हैं तो वो 100 मेगाहर्ट्ज़ के इक्वलेंट जो टाइम है उसको वायलेट करते हैं उस टाइम को। अगर वो वायलेट करते हैं तो वी ब्रेक दोज ऑपरेशंस इनटू सिंपलर ऑपरेशंस, मतलब फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिया, क्योंकि हमारे पास वो हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं बीट हो सकती। या दो रास्ते हैं, या तो हम उस 100 मेगाहर्ट्ज़ को कम करें, अगर हम उस 100 मेगाहर्ट्ज़ को कम करते हैं टू सेटिस्फाई द एल्गोरिदम रिक्वायरमेंट, तो जो हमारी फ्रेम रेट की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली हिट कर जाती है। यस तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि क्या फ्रेम रेट इज़ नॉन नेगोशिएबल या एल्गोरिदम इज़ नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, इफ द एल्गोरिदम इज नॉन नेगोशिएबल तो फ्रेम रेट ड्रॉप होगा, मतलब दिस इज That is the rule how we work with, right? नो। अभी हम फ्रेम रेट को डिज़ाइन नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट बनाते हैं और हम एल्गोरिदम को चेंज करते हैं। वी से कि हमारा एल्गोरिदम में जो ऑपरेशंस हैं दे आर अनइफिशिएंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, सो वी फाइंड सम अप्रॉक्सीमेट कंप्यूटेशंस दैट कैन बी डन इन दैट टाइम फ्रेम विंडो, जो कि अप्रॉक्सीमेट करेंगी उस रिजल्ट को जो हमें एक्चुअल में चाहिए, बट मे बी 100% ना हो, मे बी 90-95% को वो हिट करें। इमेज सिग्नल प्रोसेसर मैंने कोट इन कोट में इसीलिए रखा है कि हमारा जो ISP है दैट इज एक्चुअली प्रोसेसिंग द इमेज सिग्नल, और उसमें हमारे पास हार्डवेयर ISP के अंदर ये इमेज सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए हर ISP ब्लॉक उस इमेज सिग्नल को मॉडिफाई करता है। वी हैव टू थिंक इन दोज टर्म्स इन हार्डवेयर कि वो पिक्सल को मॉडिफाई करने के बजाय उसके पास एक कंटिन्यूस इमेज सिग्नल आ रहा है और उस इमेज सिग्नल को हम मॉडिफाई करते हैं, हम उस इमेज को मॉडिफाई नहीं करते। दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और हम हर ब्लॉक को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं आउटपुट पिक्सल प्रोड्यूस करने के लिए, और आउटपुट पिक्सल को प्रोड्यूस करने के लिए हर ब्लॉक को हर एक क्लॉक के ऊपर एक पिक्सल अगर रिसीव हो रहा है एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, तो उस ब्लॉक को हर क्लॉक के ऊपर एक पिक्सल प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये एक हार्ड रिक्वायरमेंट उस ब्लॉक के ऊपर फिलहाल मौजूद है इन जनरल। और हमारे पास 4 किस्म के ISP एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें वो इसको क्लासिफाई किया है कि उसमें ऑपरेशंस की नेचर क्या होगी। यानी पिक्सल बेस्ड है कि हमारे पास एक पिक्सल रिसीव हुआ, the operation that needs to be performed does not depend upon any other pixel which was received in the past or which will be received in the next clock cycles। तो उन पिक्सल बेस्ड ऑपरेशन में तो हमें बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी आती है वो विंडो बेस्ड, फिर उससे नेक्स्ट पैच बेस्ड, और बेसिकली दिस बोथ विंडो बेस्ड एंड पैच बेस्ड एल्गोरिदम्स रिक्वायर्ड स्पेशल filters। These are 1D or 2D filters or they are simply known as convolutions। कि आपको एक फ्रेम में एक पिक्सल के से जो आउटपुट पिक्सल बनाना है जो आपकी रिसीविंग पे इनपुट हुआ है, उसके लिए आपको स्पेशली लोकेटेड पिक्चर के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट वाले पिक्सल्स भी चाहिए होते हैं। तो वो तो पिक्चर में अप डाउन लेफ्ट राइट होता है। इमेज सिग्नल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अ पिक्सल रिसीव्ड बिफोर द करंट पिक्सल है
या अ पिक्सल दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड आफ्टर द करंट पिक्सल है। और इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो फ्रेम पास या स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, जिसके अंदर आप एक पूरे फ्रेम के स्टैटिस्टिक्स बिल्ड करते हैं और जब पूरा फ्रेम पास कर जाता है उसके बाद आप उस बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं। सो ऑटो एक्सपोजर एंड ऑटो वाइट बैलेंस आर वेरी क्विक एग्जांपल्स ऑफ दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज स्पेसिफिकली विंडो बेस्ड एंड पैच बेस्ड एल्गोरिदम्स। सो विंडो बेस्ड या पैच बेस्ड स्पेशल फिल्टर एल्गोरिदम्स में हमें क्योंकि किसी भी पिक्सल को प्रोसेस करना है, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हम सोर्स पिक्सल जो कि 6 के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको कॉन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और उससे आंसर हम निकालना चाह रहे हैं जो कि डेस्टिनेशन पिक्सल से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब लाइन नंबर 2 में अगर हमारे पास 6 पिक्सल है उससे उसको फिल्टर से कन्वॉल्व करके आंसर निकालने के लिए हमें लाइन नंबर 1 का पूरी की पूरी ISP के अंदर रिसीव होनी चाहिए, क्योंकि वो इमेज सिग्नल में इस तरह डाटा नहीं आ रहा कि पहले लाइन 1 का पहला पिक्सल आएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसके बाद लाइन 2 का पिक्सल आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। इमेज सिग्नल ट्रांसमिट ही ऐसे हो रहा है कि पहले पूरी लाइन फर्स्ट ट्रांसमिट होगी, उसके बाद सेकंड लाइन ट्रांसमिट होगी। तो सेकंड लाइन का सेकंड पिक्सल प्रोसेस करने के लिए आपको पहली पूरी लाइन आपके पास स्टोर्ड होनी चाहिए हार्डवेयर में, सेकंड लाइन भी पूरी स्टोर्ड होनी चाहिए और थर्ड लाइन के पहले 3 पिक्सल आपके पास जैसे ही आएंगे वहां से आप अपने फिल्टर का रिजल्ट जो वैलिड रिजल्ट है वो कंप्यूट करके निकाल सकते हैं। सो राइट नाउ अगर हमने उसकी हार्डवेयर रिसोर्स एस्टिमेशन करनी हो, जिस तरह हमने किया कि हमारे पास एक फिल्टर हमने अप्लाई करना है और फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 लाइंस स्टोर करनी है और उसके बाद फिल्टर अप्लाई होगा और रिजल्ट निकलेगा, तो ये हमारे पास एक कॉन्वोल्यूशन फिल्टर बिल्कुल एक फ्लोटिंग पॉइंट में हमने डिस्कस की है कि हमारे पास बिल्कुल फ्लोटिंग पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि इस तरीके से रिजल्ट निकालता है। तो अगर हमने इस रिजल्ट को एस्टिमेट करना हो कि अगर हम ये एल्गोरिदम लेके जाते हैं हार्डवेयर में तो क्या रिसोर्सेज लगेंगे, तो FPGA के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव 4 टाइप्स, LUTs, फ्लिप फ्लॉप्स, ब्लॉक रैम्स एंड DSP एलिमेंट। तो इसमें ये लॉजिक एलिमेंट है लुकअप टेबल और LUTs, और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक को रिप्रेजेंट करें, यानी आपके एल्गोरिदम में जितने इफ एल्स होंगे, जितना आपके अलजेब्रा होगा, जितनी कॉम्बिनेशनल यानी जितने मल्टीप्लेक्सर्स आप लगाएंगे, बिट शिफ्टर लगाते हैं, तो वो सारे के सारे इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर होंगे। इसी तरह अगर आप सीक्वेंशियल एलिमेंट यानी आपके पास किसी एक क्लॉक साइकिल के ऊपर आपको वेरिएबल स्टोर करने पड़ते हैं, इट डायरेक्टली ट्रांसमिट्स टू कि कितना आपको ISP के पैरामीटर्स होल्ड करने पड़ते हैं। तो जितने आपको ISP के पैरामीटर्स होल्ड करने स्टोर करने पड़ते हैं उस फ्रेम के लिए, उतने आपके FF एलिमेंट्स FPGA के अंदर हाई होंगे। यानी एक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 10x10 का एक फिल्टर है और 10x10 का फिल्टर इट मीन्स 100 वेट्स, तो अगर आपको 100 वेट्स करने हैं, होल्ड करने हैं, तो आपके मतलब 100 फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट्स लग जाएंगे। और अगर आपका 5x5 है, आपको 25 आपके वेट्स हैं, तो 25 वेट्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे, तो वो 4 टाइम्स लेस है। फिल्टर साइज आपका हाफ है, बट एक्चुअल में जो आपको वेट्स होल्ड करने पड़ रहे हैं, जो वेरिएबल्स होल्ड करने पड़ रहे हैं, वेट 1 से लेके वेट 25 तक, वो 4 टाइम्स लेस हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्लॉक रैम जो रिसोर्स है वो मेमोरी के लिए होता है कि अगर हमारे ISP में कोई लाइन बफर्स हैं या गैमा का लुकअप टेबल है जो हमने इम्प्लीमेंट किया, OECF का लुकअप टेबल है, तो वो डायरेक्टली लुकअप टेबल, डू नॉट कंफ्यूज दैट लुकअप टेबल दैट वी यूज्ड इन एल्गोरिथम विद दिस हार्डवेयर LUT। दिस LUT इज द बूलियन अलजेब्रा लुकअप टेबल। जो हम लुकअप टेबल की बात कर रहे हैं वो एक पूरी अरे होती है जिसके अंदर हम एक पिक्सल के अगेंस्ट दूसरे पिक्सल की वैल्यू डायरेक्टली लुकअप टेबल से लुक करके वो पिक्सल की वैल्यू आउटपुट पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। और DSP48 जो मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट ब्लॉक्स होते हैं, वो हमारे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो 1D सिग्नल है वो उसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और लार्ज एडर का काम चाहिए हो तो वो DSP ब्लॉक में होता है। जैसे जब हम कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर करते हैं, तो कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर करने के बाद हमें ये वाली जो मैथमेटिक कंप्यूटेशन है, ये हर पिक्सल वैल्यू एक फिल्टर के वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद एडिशन हो रही है। तो दिस इज मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। सो ये जो अगर ये पिक्सल वैल्यूज़, ये वेट की वैल्यूज़ बहुत लार्ज हों, 10 बिट, 20 बिट, 18 बिट, 12 बिट की हो, तो वो ये वाला जो आपका रिसोर्स है मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट वो यहाँ पे हिट करेगा हमेशा। और अगर बिगर हम विंडो साइज जाते हैं 2D फिल्टर का, तो इंक्रीजिंगली हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक रैम चाहिए होगी।
n क्रॉस n फिल्टर है तो हमें n-1 लाइंस हार्डवेयर में चाहिए, और मैक्स की अगर हम रिसोर्स देखें तो हमें n स्क्वायर वैल्यूज चाहिए। अगर हमारे पास 5x5 का फिल्टर है तो हमें 5 स्क्वायर 25 वेट वैल्यूज होंगी, और वो 25 मल्टीप्लिकेशंस होंगी, और उसके बाद वो सारी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हार्डवेयर में ऐड होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट में जिस टाइम हम विंडो डिसाइड कर रहे हो स्पेशल एल्गोरिदम्स की, वी कैन डायरेक्टली एस्टिमेट कि ये कॉस्ट 10x10 के अगेंस्ट क्या होगी, 7x7, एक रफ एस्टिमेट हम फॉरन वो ले सकते हैं। अब ये 3x3 का जो है ना, बिल्कुल रफ एस्टिमेट लेने के लिए आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर हमारे पास ये इनपुट वीडियो सिग्नल नज़र आ रहा है, एच सिंक, वी सिंक, वीडियो क्लॉक एंड वीडियो इन। जब हमारे पास अगर 10x10 की इमेज हो, सो आफ्टर 13 क्लॉक साइकिल्स हमारे पास पहली लाइन इस वाले लाइन बफर में होगी वेयर माई पॉइंटर इज। आफ्टर 10 से पहले चलें 3 कहते हैं, 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद हमारे पास पहला पिक्सल यहाँ पे होगा, पिक्सल नंबर 1, पिक्सल नंबर 2 पहली रो का इधर होगा, और पिक्सल नंबर 3 यहाँ पे होगा। आफ्टर 13 क्लॉक साइकिल्स हमारे पास सेकंड लाइन के 3 पिक्सल्स यहाँ पे हो गए और एक लाइन यहाँ पे पहुँच चुकी होगी। आफ्टर एग्जैक्टली 23 क्लॉक साइकिल्स हमारे पास लाइन नंबर 1 इस लाइन बफर में होगी, लाइन नंबर 2 इस लाइन बफर में होगी, और लाइन नंबर 3 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर पहले 3 पिक्सल मौजूद होंगे। जैसे ये मौजूद होंगे हमारे पास 3x3 के लिए जो पिक्सल डाटा है कॉन्वोल्यूशन के लिए, वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा। नाउ वी कैन डू दी वेट्स मल्टीप्लिकेशन, and after that weight multiplication if we need to divide by the sum of weights we can also do that। अब जो weights multiplication है वो डायरेक्टली या तो लुकअप टेबल्स के थ्रू आप मल्टीप्लायर क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो DSP48 रिसोर्सेज को हिट करेगी। अगर आपका फिल्टर 3x3 है तो आपको 9 फिल्टर वेट्स की वैल्यूज यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स को हिट करेंगी। आपके लाइन बफर्स जो हैं वो ब्लॉक रैम को हिट करेंगे, यानी जितने आप लाइन बफर क्रिएट करते हैं उतने आपकी ब्लॉक रैम इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स है, ये हमारे पास लुकअप टेबल या फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि आप जब डिवाइडर लिखेंगे जो कि एक ही क्लॉक साइकिल में उस मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट का जो कंबाइंड रिजल्ट है उसको डिवाइड करे सम ऑफ वेट्स से, तो वो सम ऑफ वेट्स आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी चेंज। तो आप एक डिवाइडर बनाएंगे जो कि एक ही क्लॉक साइकिल में रिजल्ट देता हो, दैट विल हिट द लुकअप टेबल्स एंड समटाइम्स इट हिट्स लुकअप टेबल्स वेरी मच। कई दफ़ा हम फ्लोटिंग पॉइंट में वो डिवीजन कर रहे होते हैं, बट हार्डवेयर में उसकी टू मच कॉस्ट होती है कि डिवीजन कंप्यूट नहीं कर पाता उस फ्रीक्वेंसी पे जो हमने क्लॉक की रखी होती है। तो फिर व्हाट वी डू इज दैट वी टेल दी एल्गोरिदम डिजाइनर्स कि आप ये डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, आपने वेट्स ऐसे डिज़ाइन करें कि सम ऑफ वेट्स 2 की पावर का मल्टीपल हो जाए। अगर वो 2 की पावर का मल्टीपल हो जाता है, ऐसे 256 से डिवाइड करना है तो आप बिट शिफ्ट से कर सकते हैं। सो बिट शिफ्ट का जो सर्किट है वो लुकअप टेबल्स को इतना कंज्यूम नहीं करता और हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। सो जस्ट एज एन एस्टिमेट, हमारे पास अगर ज्यादा पिक्सल बिट विड्थ हो तो हमारे पास ज्यादा बी रैम, लुकअप टेबल्स और फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। इमेज का विड्थ जितनी ज्यादा होती जाती है, हम कहें कि हमने तो 4K इमेज प्रोसेस करनी है, 2 मेगापिक्सल पे मजा नहीं आ रहा, मतलब इमेज का मतलब रेजोल्यूशन ये क्या है, वी वांट टू गो 4K, तो वी नीड टू नो कि 2 मेगापिक्सल्स के ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके कंपेयर टू हमारे 4K पे जो रिसोर्सेज होंगे 3840 लाइन विड्थ पे, 1920 is लाइन विड्थ ऑफ मेगापिक्सल्स एंड 4K की जो है वो 3840 है, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा बी रैम जो है वो FPGA के ऊपर लगेगी, और अगर ASIC में जाएंगे तो ज़्यादा SRAM लगेगी, तो कॉस्ट वुड इंक्रीज। और लार्जर विंडो साइज में हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज ही ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2D कॉन्वोल्यूशंस का एक दिखाया हुआ है। नोटिस के हमारे जो मल्टीप्लाई एक्यूमुलेशन है वो n स्क्वायर से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लाइन बफर्स हैं वो n-1 से बढ़ रहे हैं। नेवरदलेस लाइन बफर्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, अगर वो n-1 से भी बढ़ते हैं तो कॉस्ट वाइज ज़्यादा है, शायद मल्टीप्लाई एक्यूमुलेशन से ज़्यादा ना हो। लेकिन हम यूजुअली एल्गोरिदम लिखते हुए ज़्यादा बड़ा साइज इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जितना स्पेशली हमारे पास फिल्टर में डाटा होगा हमारी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, विच इज़ ट्रू इन अ सेंस। आपके एल्गोरिथम के पास जितना ज़्यादा डाटा होगा एक पिक्सल को रिजॉल्व करने के लिए, एक पिक्सल पे ऑपरेट करने के लिए, उतना अच्छा आपके पास फिल्टर का रिजल्ट आएगा। बट हार्डवेयर के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट इक्वेशन है।
हमारे पास आईएसपी ब्लॉक्स के एल्गोरिदम्स पहले हम पाइथन और मैटलैब में फ्लोटिंग पॉइंट में इसलिए डेवलप करते हैं, हम सारी विंडो साइजेस के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इमेज क्वालिटी हर विंडो साइज पे मैक्सिमम अचीव हो सकती है किसी भी एल्गोरिदम के लिए। और जब हमारे पास एक डिज़ायर्ड इमेज क्वालिटी अचीव हो जाती है तो उसके बाद हम उसको फिक्स्ड पॉइंट या इंटीजर इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। और उसका मकसद यही है कि इंटीजर और फिक्स्ड पॉइंट कंप्यूटेशन मोर सूटेड है आईएसपी हार्डवेयर के लिए, कि अगर हमारे पास रॉ पिक्सल डाटा जो आ रहा है वो एक्चुअली 0-1 के दरमियान नहीं होता, वो एक्चुअल में 0 से लेके 1023 के दरमियान होता है। तो हमें इस वजह से हार्डवेयर में इंटीजर या फिक्स पॉइंट ही करनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन हम नहीं करते। और सेकंड चीज़ है, ये हमारे पास जो आईएसपी की थ्रूपुट और डाटा की थ्रूपुट है, इस थ्रूपुट पे फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करना, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हार्डवेयर में उसको अचीव किया जा सके। तो हम इंटीजर या फिक्स्ड पॉइंट कंप्यूट ही करते हैं। मल्टीप्लायर्स जो फिक्स्ड पॉइंट या इंटीजर्स के होते हैं उनके सर्किट्स भी हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने ज़्यादा हिट नहीं करते। एंड जस्ट टू टॉक अबाउट कि हम हर ऑपरेशन को अगर एल्गोरिदम के फिक्स्ड पॉइंट पे अगर मैप करने की कोशिश करें तो हर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है कि एक फ्लोटिंग पॉइंट गेन हमने मल्टीप्लाई करना हो, सिंपली वो 1.3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। दिस 0.5005 corresponds to the 512 वैल्यू, यानी अगर हमारे पास 10 बिट का पिक्सल हो तो उसका हाफ 512 वैल्यू बनती है। अगर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट में मल्टीप्लाई करें 1.3 गेन के साथ, हमारे पास ये आंसर तकरीबन 0.6506 आता है। उसको हम 10 बिट की रिप्रेजेंटेशन में यानी 1024 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 665.56 हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट का आंसर आता है कि ये आंसर होना चाहिए 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट गेन हो जिसमें इंटीजर पार्ट की 6 प्रिसीजन हो और फ्रैक्शनल पार्ट की सिर्फ 2 बिट्स ने, तो हमारा जो गेन है वो 1.25, इफेक्टिव जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 1.25 से होगी। हार्डवेयर में 1.25 मल्टीप्लाई नहीं होगा, हार्डवेयर में वो इंटीजर पार्ट फिक्स्ड पॉइंट ही बूलियन मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन उसका रिजल्टेंट इफेक्ट ऐसे होगा कि आपने अप्रॉक्सीमेट कर लिया कि 1.3 की बजाय 1.25 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास जो आंसर निकलेगा उसका फ्लोटिंग पॉइंट से आंसर है 3.84, डिफरेंस है 3.84 का आपके पास परसेंटेज एरर है। लेकिन अगर आप वही फिक्स्ड पॉइंट गेन में थोड़ी सी प्रिसीजन इंक्रीज कर देते हैं, यानी आपके पास 4 बिट्स की प्रिसीजन आ जाती है, तो आप अपना जो इफेक्टिव गेन की मल्टीप्लिकेशन है वो 1.3 की बजाय 1.3125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट 1.3 से नहीं कर सकते, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में आप एग्जैक्ट 1.3 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट में है वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 4 फ्रैक्शनल बिट्स के साथ नहीं कर सकते। बट आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है, जो गेन के लिए आपके पास जो नंबर है ना इंटीजर, वो int 8 है। तो int 8 में से आपने अगर 1.3 मल्टीप्लाई करना है, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 4 बिट्स फ्रैक्शनल बिट्स की रखूंगा और 4 बिट्स जो है वो इंटीजर पार्ट की रखूंगा। तो इससे आप इफेक्टिवली आपकी जो डेल्टा ई है रिजल्ट की वो 0.97% पे आ जाती है। यानी आपने अपने अप्रॉक्सीमेट कंप्यूटिंग करते हैं, आपने अपने एल्गोरिदम को मॉडिफाई कर लिया है कि जहाँ पे एल्गोरिदम में अगर 1.3 से हार्ड रिक्वायरमेंट थी ना, तो मैं 1.3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। आइदर आई हैव टू बेयर विद अ लार्ज डेल्टा ई, और वो लार्ज डेल्टा ई को मैं स्मॉल करूँगा तो उसमें हमारे पास उसी रिसोर्स कंस्ट्रेंट में रहते हुए I can approximate my result to the nearest floating point, but I cannot have the exact result. सो फ्लोटिंग पॉइंट में जब भी हम आईएसपी डिज़ाइन कर रहे हो तो हमें ये इस बात का उसी टाइम ही वेरी होना चाहिए कि अगर हम ये 1.3 से कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में 1.3 से नहीं होगा जब भी हार्डवेयर में जाएगा। वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चंस?